तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी गुप्ता और आज हम करने जा रहे हैं Q&A। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो के कमेंट्स में बताया था कि आप अपने सवाल पूछिए, चाहे आप इंस्टाग्राम से पूछिए, चाहे आप स्नैपचैट से पूछिए या चाहे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उनके जवाब देंगे। तो आज ऐसे ही हमने 10 क्वेश्चन चुने हैं, तो देखते हैं कि उन 10 क्वेश्चनों के जवाब आपको पसंद आते हैं या नहीं। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले बड़े सवाल से। ये आया है राहुल शर्मा जी की तरफ से, जिन्होंने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से ये सवाल पूछा है। तो ये जो सवाल है वो आया है, इज़ इट अ फेयर चांस टू गिव शार्दुल ठाकुर चांस इन ओडीआई स्क्वाड और लेफ्ट मोहम्मद सिराज इन ओडीआई स्क्वाड। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल आया है राहुल जी का। तो इस पे जो अगर हम अपनी राय दें तो अगर आप देखें, शार्दुल ठाकुर का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, चाहे वो आप आईपीएल की बात करें या जब उनको आखिरी बार भारतीय टीम में भी लिया गया था। मेरे ख्याल से वो न्यूजीलैंड के मैचेस थे दोस्तों। तो जब उन्होंने न्यूजीलैंड में 3 वनडे खेले थे तब उनको हर एक वनडे में 80 से ऊपर रन पड़े थे और विकेट्स भी उनको कुछ ऐसी अच्छी बॉलों पे विकेट्स नहीं मिली थी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो शार्दुल ठाकुर का यहाँ पे सिलेक्शन जो है एक लकी उनके लिए है कि अगर उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वहाँ पे ये अच्छा प्रदर्शन कर ले, क्योंकि नहीं तो फिर उनके बाद ऋषभ पंत जैसा हाल होगा कि उनको भी प्लेइंग 11 में तो दूर की बात स्क्वाड में तक जगह नहीं मिलेगी। और अगर हम मोहम्मद सिराज की बात करें, मोहम्मद सिराज के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आईपीएल में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। वो लाइन लेंथ उन्होंने पकड़ के रखी हमेशा अपनी, जिसके कारण उनको टेस्ट मैचेस में तो जगह मिल गई, लेकिन उनके लिए हमें बुरा लगता है कि उनको वनडे स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है। और उम्मीद करेंगे कि आगे जब भारतीय का टूर होगा, जब इंग्लैंड आएगी भारत, तब उनको ये जगह जल्दी से जल्दी मिल जाए। और तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा हार्श जो था सिलेक्शन था, हार्श सिलेक्शन था मोहम्मद सिराज के ऊपर। तो क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग शार्दुल ठाकुर की इस समय तो वनडे स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी, क्योंकि अगर आप आईपीएल में भी देखेंगे उनका कोई इतना अच्छा प्रदर्शन तो रहा नहीं था जिसके कारण शार्दुल ठाकुर को जगह वनडे स्क्वाड में दी जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सिलेक्शन गलत था और यहाँ पे मोहम्मद सिराज को ही वनडे स्क्वाड में रखना चाहिए था। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। ये आया आदिल भारद्वाज जी की तरफ से, ये भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से आया है। तो ये आया है, व्हाट विल बी आवर आइडियल बॉलिंग अटैक इन T20 आईज इफ़ जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी विल प्ले प्रैक्टिस मैचेस। तो ये बिल्कुल सही सवाल आया है, क्योंकि अगर आप देखें जब भारत के T20 आईज चल रहे होंगे तब वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब होगा भारत के दोनों में से जो अच्छे तेज़ गेंदबाज है, यानी कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से कोई एक बंदा तो प्रैक्टिस मैच ज़रूर खेलेगा एक टाइम पे और दूसरा बंदा दूसरे टाइम पे प्रैक्टिस मैच खेलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है कि अगर आप देखें, अगर जसप्रीत बुमराह को अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे जो T20 में पेस अटैक बनता वो होगा मोहम्मद शमी एक पेसर और टी नटराजन की तरफ ये देख सकते हैं दूसरे एज अ पेसर, क्योंकि नवदीप सैनी को मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये टेस्ट मैचेस में एज अ रिजर्व रखेंगे कि आप जाइए, आप टेस्ट मैचेस के लिए अपने वो खेलिए, प्रैक्टिस मैचेस तो टेस्ट मैचेस के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि नवदीप सैनी भी T20 आईज खेलेंगे। तो वहाँ पे होंगे टी नटराजन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह दोस्तों और दीपक चहर। मेरे अकॉर्डिंग ये 3 पेसर्स होंगे और चौथे आपके पास पेसर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या, जो कि आपकी प्लेइंग 11 में भी जगह बनाएंगे। तो ये एक अच्छा सवाल था। ये मेरे 4 पेसर्स होंगे, क्योंकि अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में पेसर्स को ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो मैं अपनी प्लेइंग 11 में कोशिश करूंगा कि 3 पेसर्स हमेशा रखूं जो कि आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करें। तो दीपक चहर एक पेसर होंगे मेरे लिए, एक होंगे जसप्रीत बुमराह दोस्तों और एक होंगे टी नटराजन। तो अगर वही जसप्रीत बुमराह जाते हैं तो आप वहाँ उनकी जगह मोहम्मद शमी को रख सकते हैं। तो अगर हम अगली देखें, व्हाट विल बी अवर प्लेइंग 11 प्रेफरेंस, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। ये सवाल आया इरफान जी की तरफ से और ये भी अगर आप देखें यूट्यूब की तरफ से आया। तो यहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी अच्छा सवाल है कि आप वाशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा में से किसको प्लेइंग 11 में जगह देखते हैं। तो अगर आप देखें दोनों ही अच्छे गेंदबाज हैं, दोनों ने अपने आईपीएल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, दोनों के पास अलग अलग रोल्स थे। अगर आप देखें सीएसके में रविंद्र जडेजा के पास काफ़ी अच्छा रोल था कि उनको मैचेस आके फिनिश भी करने और अपनी टीम के लिए रन्स भी रोकने और बॉलिंग भी अच्छी करनी है। और अगर आप वही वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो उनके पास ये रोल नहीं था, उनके पास यही था कि आपको अपनी गेंदबाजी अच्छी करनी है और उनको पावर प्ले में गेंदबाजी करनी है। तो दोनों के पास रोल्स तो अलग अलग हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पेसर्स के लिए मदद है, दोनों में से कोई एक ही स्पिनर खेल पाएगा। तो मैं जाऊंगा वाशिंगटन सुंदर के साथ दोस्तों कि उनको प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए।
मैं ये नहीं कहता रविंद्र जडेजा एक अच्छे गेंदबाज नहीं है, एक अच्छे ऑलराउंडर नहीं है। रविंद्र जडेजा मेरी फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस थे अगर आप देखें T20 पे खेलने के लिए। लेकिन अगर आप देखें कि नहीं कि रविंद्र जडेजा को भी आगे जाके टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जबकि वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ 1 फॉर्मेट खेल रहे हैं इस समय भारतीय टीम के लिए, जबकि रविंद्र जडेजा आपके लिए तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, तो उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी आपको निगाहें रखनी होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर आप देखें कि ना कि आप शुरुआत में वॉशिंगटन सुंदर से कर सकते हैं। अगर उनका प्रदर्शन वैसा नहीं आता है पहले 2 मैचेस में, फिर आप तीसरे मैचेस में चेंज ला सकते हैं कि रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में लाया जाए। अगला सवाल भी दोस्तों इसी के ऊपर है, तो इसका जवाब मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। एक बार आपको सवाल सुना देता हूँ, ये आया था यूट्यूब की तरफ से ही। तो अगर हम देखें कि ना कि ये सवाल था, स्पिनर्स गेट हार्डली एनी बेनिफिट फ्रॉम द विकेट इन ऑस्ट्रेलियाज, विल अ सेकंड स्पिनर प्ले और इंडिया विल गो विद ओनली चहल। तो इस पे मैं आपको पहले ही जवाब दे सकता हूँ कि ना कि वॉशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा में से कोई एक प्लेयर तो डेफिनेटली प्लेइंग 11 में खेलेगा ही खेलेगा। तो अगर आप देखें ऑलराउंडर ही खेल रहा है, लेकिन उनके पास एक भारतीय टीम के पास सेकंड बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा जो कि एक स्पिनर है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 स्पिनर्स के साथ भारत उतरेगा, 2 स्पिनर्स 5 पेसर्स, तो माफ़ कीजिएगा 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स। तो चौथे आपके पास हार्दिक पांड्या एज अ बैकअप। तो ये होगी मेरे लिए अगर आप देखें आइडियल बॉलिंग अटैक। तो अगर अब यही अगले सवाल की बात करें तो ये आया है सिमरन जी का, और ये भी यूट्यूब की तरफ से आया है। तो ये आया है, विल KL राहुल डू ओपनिंग इन ODI अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखें KL राहुल को ओपनिंग करानी चाहिए या नहीं, मैं तो इसके फेवर में हूँ दोस्तों कि अगर आप देखें कि KL राहुल एज अ ओपनर ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनको एक बैकअप फिनिशर के तौर पे इस समय भारतीय टीम यूज़ कर रही है। जब वो न्यूजीलैंड में गए थे तब भी उन्होंने नंबर 5 में आके बैटिंग की थी। तो मेरे अकॉर्डिंग वो ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो नंबर 5 पे आके बल्लेबाजी करें, उनका सही स्थान ओपनिंग ही है। तो इस समय मैं भी चाहूँगा कि KL राहुल को एक बार ओपनिंग कराई जाए। लेकिन अगर आपको याद आ रहा होगा, जब भारत न्यूजीलैंड गया था तब भी भारत के पास दोनों अपने सेट ओपनर नहीं थे, ना ही वहाँ पे शिखर धवन थे, ना ही वहाँ पे रोहित शर्मा थे। लेकिन तब भी भारत ने KL राहुल से ओपनिंग नहीं कराई और एक नया ओपनिंग पेयर टेस्ट किया था। लेकिन इस समय तो शिखर धवन अवेलेबल है आपके पास, लेकिन मुझे नहीं लगता कि KL राहुल इस बार भी ओपनिंग करेंगे। तो वहाँ पे मौका दिया जा सकता है अगर आप देखें शुभमन गिल को या मयंक अग्रवाल को शिखर धवन के पार्टनर के तौर पे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भारतीय टीम यही जाएगी कि एक तरफ आपके पास शिखर धवन होंगे, एक तरफ होंगे मयंक अग्रवाल या शुभमन गिल, दोनों में से कोई एक ओपन करेगा और KL राहुल एट नंबर 5 करते हैं। तो ये तो हमने कुछ आपके सवाल लिए। अगर आपको और भी सवाल भेजने हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हम आपको अगले मंडे इन सवालों का जवाब देंगे। और तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और Q&A पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और कमेंट।